बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। एक के बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता चला जा रहा है जिसको रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले बात करें तो जो चेयरमैन थे हमारे एहसान मानी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद रमीज़ राजा की अपॉइंटमेंट हम देखते हैं। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि अभी एक रीसेंट रेजिग्नेशन CEO वसीम खान का भी आ चुका है। उसके अलावा T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली एक डिबेट होती चली जा रही, किन प्लेयर्स को होना चाहिए, किन को टीम में पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट है। ये देखना पड़ेगा कि ये अब स्क्वाड के वाले से नेशनल T20 कप भी हो रहा है, उसमें कुछ लोग बड़ी अच्छी प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। वो देखना पड़ेगा कौन कौन उसमें इंडक्ट हो सकता है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ शो में जो आज गेस्ट मौजूद है, बहुत ही स्पेशल है, बड़े सीनियर एनालिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, लास्ट 2-3 डेकेड से हम सबको क्रिकेट के ऊपर जो अवेयरनेस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत ही एक वैल्यू रखती है। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली, द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपकी मोहब्बत का, आपके इन अच्छे अल्फाज का। नहीं नहीं, आप हमारे लिए उस्तादों का दर्जा रखते हैं और हम हमेशा आपको इसको बहुत वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के तौर पे लेते हैं। अच्छा, आज सर हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल है इसको हम बिट्स एंड पीसेस के अंदर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ अपॉइंटमेंट ऑफ रमीज़ राजा, क्योंकि मैं उसको को रिलेट करूँगा एहसान मानी का जाना और अब वसीम खान का जाना। तो सबसे पहले तो ये तो बताइए आपकी नज़र में, क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कि आप इस अपॉइंटमेंट को क्योंकि कैसे देखते हैं? क्योंकि मोस्टली प्लेयर से मेरी बात हुई, कुछ एक्स जो चेयरमैन क्रिकेटर भी थे उनसे भी बात की, सब ने यही कहा कि शायद इस पोस्ट के लिए क्रिकेटर का होना लाजमी नहीं, ये इट्स मोर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस अपॉइंटमेंट को? देखिए, आपकी बात सही है। क्रिकेटर्स का माजी में तजुर्बा एक तो कामयाब रहा है। जो अब्दुल हफीज कारदार मरहूम का, जब वो BCCP थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान के चेयरमैन थे, उनका तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद कुछ अरसे के लिए जावेद बरकी एडहॉक कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन एजाज बट जो 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे 2008 से 2011 तक, उनका तजुर्बा इतना कामयाब नहीं रहा। अब रमीज राजा की जहां तक बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से MBA तो किया हुआ है रमीज राजा ने, और उन्होंने अपने करियर के इब्तिदाई दिनों में अमेरिकन एक्सप्रेस में नौकरी भी की थी कुछ अरसे, लेकिन फिर वो क्रिकेट की तरफ चले गए। तो अब देखते ये हैं कि आया उनकी इंतजामी सलाहियतें बरूए कार वो लाते या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा 2004 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे शहरियार खान साहब के दौर में, और उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया जब रमीज राजा को शहरियार साहब ने कहा आप कमेंट्री न करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद वो छोड़कर चले गए। तो वो थोड़ा बहुत तजुर्बा तो उनके साथ है। अब ये उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कोई फूलों की सेज नहीं है, ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों की सेज है, और बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेट बोर्ड में सबको लेकर चलना। लेकिन जो पिछली डिसअपॉइंटमेंट थी जो एहसान मानी की, उसको मद्देनजर रखते हुए उम्मीद की एक शम्मा रोशन इरफान कि शायद रमीज राजा उनसे बेहतर करें। अच्छा, तो इसी के साथ मेरा पैरेलल सेकंड क्वेश्चन वसीम खान का भी था, क्योंकि वसीम खान हम जानते हैं कि जब वो इंडक्ट किए गए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि इंग्लैंड से बंदे को आपने ला के बैठा दिया और उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है और वो कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट को समझेंगे। उन्होंने खैर खान साहब की जो विजन था उसको उन्होंने कहा जी मैं अब इंट्रोड्यूस करूंगा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने की कोशिश की गई, हमने देखा कि प्रॉपर वो भी नहीं चल पाया जो रीजनल क्रिकेट है। साथ साथ उनके क्रेडिट पे अगर हम क्रेडिट देना चाहें तो एक चीज़ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी पाकिस्तान में लाने के लिए, वो उनका एक स्टांस होता था कि मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, मेरी तमाम बोर्ड से बड़ी ज़्यादा इसमें बात होती है और मैं बड़ी वैल्यू रखता हूँ उस लिहाज से। हमने देखा कि जैसे ही न्यूजीलैंड का जैसे टीम गई, उन्होंने फिर इनकार कर दिया सीरीज खेलने से, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया था। क्या आपको लगता है ये रीज़न बनी उनके रेजिग्नेशन की, या उसके अलावा ये लिखा हुआ था कि रमीज राजा उनके साथ नहीं चलेंगे, अब नई रजीम आ गई है, नए लोगों के साथ वो नहीं चल सकते पुराने लोगों के साथ? तो क्या आप समझते हैं इस डिसीजन को? देखिए, मैं इतने गुज़िश्ता 30 बरस से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अपनी टीम लेकर आता है, अपने लोगों को लेकर आता है। वसीम खान का कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी 2022 में खत्म हो रहा था। माशाल्लाह 30 लाख रुपए से जायद वो तनख्वाह ले रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फैसिलिटीज अलग थी। उनको इसलिए लाया गया था कि लेस्टर शायर के 2014 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे और वो आकर के पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सके, लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान
वो चाहते थे कि टीमों की तादाद कम की जाए और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता है 5-6 टीमें, वही की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अब वसीम खान का जाना इसलिए ठहरा कि रमीज राजा के आते ही एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वसीम खान ये कहते थे कि मैं बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहा हूँ, बल्कि उनके बयानात भी आए कि उनके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और शायद यही वो ताल्लुकात थे जिनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गुज़िश्ता बरस मुश्किल सूरत हाल में कोविड में गई, इंग्लैंड के दौरे पर इस बरस भी गई। और अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो दुनिया में जितनी भी टीमें क्रिकेट खेल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने कोविड में खेली है, ज्यादातर गैर मुल्की दौरों पर। तो वसीम खान इसके पीछे थे। अब वसीम खान जब ये कहते थे कि मेरे इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब वक्त आया तो न्यूजीलैंड की टीम भाग गई। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ हमने कितना अच्छा सलूक किया था, जब हमारे प्लेयर्स वहां गए थे उन्होंने तो बड़ा बुरा सलूक किया था, कोई और टीम होती तो वापस आ जाती। लेकिन अब न्यूजीलैंड भागी और उसके बाद इंग्लैंड ने इनकार कर दिया, तो प्रेशर तो यकीनी तौर पर बिल्ड होना था वसीम खान पर। आप देखें कि रमीज राजा ने खुद शॉट्स खेलना शुरू कर दिए। उन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद एक वीडियो जारी की, फिर उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी की, एक मरतबा उन्होंने वसीम खान को सहाफियों के सामने पेश कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये मेन रीजन यही थी। जहां तक आप इरफान ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो नजम सेठी के दौर में वापस आना शुरू हो गई थी। आप देखें कि 2017 का पीएसएल का फाइनल हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, 2018 में वेस्ट इंडीज की टीम T20 खेलने आई, फिर उसके अलावा आप देखें कि वर्ल्ड 11 आई। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है कि टेस्ट क्रिकेट की बहाली में, क्योंकि 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस नहीं हुए थे, श्रीलंका की टीम आई, तो टेस्ट क्रिकेट की बहाली में वसीम खान के कंट्रीब्यूशन को हम एक हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से नहीं। मैं समझता हूँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ना आना उनके जाने का सबब बना। अच्छा इकबाल भाई, मैं इसमें दो चीजें मजीद पूछना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कुछ रेजिग्नेशन हमें देखने को मिल सकते हैं? जैसे आपको याद होगी रमीज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक साफी ने पूछा वसीम खान के हवाले से, उन्होंने कहा ये इस जगह पे बैठे होते अगर मेरा सारे इख्तियारात इनके पास होते। फिर उन्होंने कहा कि अगर निकालने की बात करें तो समीउल हसन बन्नी शायद पहले लिस्ट में आए। तो आपको लगता है कि 2-3 नाम, जैसे अभी बातें गर्दिश हो रही हैं, मोहम्मद वसीम की बात भी आ रही है, चीफ सेलेक्टर जो है, कि ये भी शायद उनकी लास्ट अपनी सिलेक्शन वो कर चुके हैं, अब उनका भी टाइम करीब है। तो आप क्या लगता है कि ये मजीद रेजिग्नेशन भी हमें देखने को मिलेंगे? जी हाँ, वो लोग जो समझदार लोग हैं वो इस्तीफे देंगे, जो समझदार नहीं है उनको सैक कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस लिस्ट में देखें तो मोहम्मद वसीम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद नाम आता है बाबर हामिद का, क्योंकि डीआरएस ना होना, बाबर हामिद और इमरान अहमद खान दोनों मिलके करते थे, तो डीआरएस का ना होना पाकिस्तान की बड़ी बदनामी का सबब बना और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरा अधूरा छोड़कर चली गई। अगर डीआरएस होता, ये सीरीज उसमें काउंट होती, वर्ल्ड कप 2023 की जो सुपर लीग है, तो पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड सोचता कुछ, लेकिन डीआरएस ना होना, ये बाबर हामिद जो शायद मुल्क से बाहर चले गए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए, और उनके साथ इमरान अहमद खान, उनकी विकेट भी गिरेगी। उसके अलावा मोइन खान के बड़े भाई नदीम खान जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले, ग्रेट, उन्होंने लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है, वो डायरेक्टर बने हुए हैं, तो मुझे लगता है उनकी विकेट भी गिरेगी। और समीउल हसन की जहां तक आपने बात की, समीउल हसन चुके उनको एहसान मानी लेकर आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि समीउल हसन रमीज राजा के दौर में भी पीसीबी में थे, और जब एहसान मानी आईसीसी के चेयरमैन थे 2003 से 2006 तक, तो अपने आखिरी दौर में वो समीउल हसन को आईसीसी में लेकर गए थे। और जब एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो 2018 में समी आईसीसी को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। तो मुझे लग रहा है कि समीउल हसन भी, क्योंकि वसीम खान के वो बड़े करीब थे, उनका बड़ा केस वो लड़ते रहते थे, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के जाने के बाद समीउल हसन शायद खुद छोड़ जाएं। बाज इत्तलात तो ये शायद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, बाज इत्तलात ये है कि शायद वो सहाफत की तरफ चले जाएं, लेकिन आसार इन्हीं लोगों के नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा था। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो सीईओ का ओहदा है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, उसकी जगह डायरेक्टर लाया जा रहा है पीसीबी के अंदर, इस डेजिग्नेशन को मुतारफ कराया जा रहा है दोबारा से, ताकि तमाम के तमाम इख्तियारात चेयरमैन के पास आ जाए। तो इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो तय थी, क्योंकि एक सीओओ ऑलरेडी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, जो पहले
लीगल एडवाइजर थे वो सीईओ बन गए। तो एक सीईओ तो है, और माजी में भी पहले भी सुभान अहमद सीईओ होते थे और चेयरमैन होता था, जो कि सारे शॉट्स नजम सेठी या शहरयार खान या जकाशफ जो थे जब खेलते थे। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्टर को मुतारिफ कराएंगे जो क्रिकेट को देखे, और रमीज चूंकि सारे इख्तियारात के साथ आए हैं, मेरे जराए बताते हैं कि रमीज राजा को फ्री हैंड दिया है पीएम पाकिस्तान ने, जो पैटर्न इन चीफ भी है, कि तुम जो चाहे करो। इसीलिए रमीज राजा जब आए और उन्होंने अपने शॉट्स खेलना शुरू किए इतनी जल्दी जल्दी, आप देखें 13 सितंबर को जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन उन्होंने 2 कोचेस के तकर्रुर का ऐलान कर दिया, मैथ्यू हेडन और उनके साथ वर्नन फिलेंडर, और उसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों के पैसे भी बढ़ा दिए। हालांकि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किसी मीटिंग की सदारत नहीं की थी, उनका पहला ये मौका था चेयरमैन की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और फिर उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सारे इख्तियारात वो अपने पास रखेंगे, और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन जो है वो क्रिकेट के मामलात ही देखेगा, लेकिन रमीज ज्यादा पावरफुल होंगे। शायद आपने देखा होगा कि वसीम खान भी नाखुश थे कि उनके इख्तियारात में कमी हो गई है, इसलिए वो काम भी नहीं करना चाहते। तो आपके सलमान नसीर का आपने नाम लिया, सीईओ के ओहदे पे हैं, तो उनकी वो भी अपॉइंटमेंट जो है वसीम खान की थी, तो आप इनको भी चले बता दें कि वो क्या देखते हैं कि क्या उनके राइट्स कम किए जाएंगे, या उनका भी आपको नजर आ रहा है कि उनको भी चेंज किया जा सकता है? देखिए वो हाथ पांव तो बहुत मार रहे हैं, और वो हुए और जाकिर खान हुए, 2 अफराद हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। जाकिर खान देखे कहीं आपको नजर नहीं आए, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, न्यूजीलैंड की टीम दौरा छोड़कर चली गई, कहीं जाकिर खान नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि या तो वो किसी मोर्चे के अंदर बंद हैं, किसी सुरंग में छुपे हुए हैं, या वो नजर ही नहीं आते, और इसकी वजह से उंगलियां उनकी तरफ नहीं उठनी, क्रिटिसिज्म उन तक नहीं होता। वो गुज़िश्ता 21-22 बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब कर रहे हैं जाकिर खान जी। और जाकिर खान और उसके अलावा जिस तरह आपने सलमान नसीर की बात की, ये 2 ऐसे अफराद हैं जो लगता है मुझे, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि शायद अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हो बाकियों की बनिस्बत। मिर्जा इकबाल बेग साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मिर्जा साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें, आपने कोचेस की बात की, थोड़ा सा मैं अब कोचेस के तरफ भी जाना चाहूँगा। मिसबाह वकार का टेन्योर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रहा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जिस तरह हमने देखा कि मिकी आर्थर के टेन्योर में पाकिस्तान और सरफराज के साथ जो कॉम्बो बना, उनका फतूहात काफ़ी ज़्यादा थी। हमने चैम्पियन ट्रॉफी जीती, 2 साल T20 में नंबर 1 आए। एक क्रिकेट कमेटी का मिसबाह पार्ट होते हैं, उनको सैक किया जाता है, दोनों को हटाया जाता है। अब जाके फिर उन्होंने 3 साल जब तक उन्होंने क्रिकेट खेली भी और एज ए कोच भी रहे, तो क्वेश्चन मार्क काफ़ी रहे, खास तौर पे वकार यूनुस के ऊपर। तो आपने देखा कि 5 टेन्योर पूरे कर चुके हैं। मिसबाह की कोचिंग के ऊपर भी इनकी जो टिमिड अप्रोच की बात करते हैं हम, कि थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच कह लें इन टर्म्स के, बड़ा स्लो माइंड के साथ, खास तौर पे वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर काफ़ी डिबेट रही। एक तो इनकी कोचिंग को आप कैसे देखते हैं सर? दूसरा ये बताइए कि क्या इस तरह चले, आपने जैसे कहा कि समझदार लोग खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मजाक है कि जिसको जो मर्जी ओहदे दे दिए जाएं, चीफ सेलेक्टर भी दे देते हैं, कोच भी बना देते हैं, बैटिंग कोच भी बना देते हैं, फिर ले लिए जाते हैं, और फिर जब दिल चाहे छोड़ के चले जाए? कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल अक्रॉस द कॉर्नर है। और अभी जो 2 कोचेस की अपॉइंटमेंट हुई है, उस पर भी मैं आपका टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों के पास कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बड़े नाम है, खासतौर पर मैथ्यू हेडन की बात करें, बट कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी हेड कोच की भी बात हो रही है कि अभी कोई पॉइंट किया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, तो सारे इस कोचिंग के मरहले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिसबाह को कोच लगाया पिछले दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी थे, और आपको याद होगा वसीम खान ने उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक हेड कोच जो है वही चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। फिर उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट भी बनाया, तो वो तजुर्बा मुकम्मल तौर से नाकाम हो गया, क्योंकि मिसबाह उल हक ने कभी कोचिंग की नहीं थी। और वसीम खान जो 58 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल कर आ रहे थे, उन्हें यही नहीं पता था कि एक आदमी जिसने कभी कोचिंग टीम की कोचिंग दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने लगाया इरफान, उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि भाई आपने किस बेसिस पर इनको लगा दिया। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि पहले वो क्रिकेट कमेटी में शामिल थे मिसबाह, जिस क्रिकेट कमेटी ने मिकी आर्थर को फारिग किया, और उसके बाद वो खुद ही उनकी जगह बन गए। तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब है जो इन लोगों ने डिसीजन लिए, और इनके डिसीजन सारे बैकफायर कर गए। पहले मिसबाह से बैटिंग कंसल्टेंट का ओहदा वापस लिया गया, फिर चीफ सेलेक्टर का ओहदा वापस लिया गया, और जब उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। तो मिसबाह को लगाने वालों का एहतसाब करना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जहां तक वकार यूनुस की आपने बात की,
वकार यूनुस तो छठी बारी लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल पर। इतनी ज्यादा डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वकार यूनुस जो अपने जमाने का ग्रेट बॉलर था, वो नौकरी की तलाश में सरगर्दा परेशान फिर रहा है। वो रमीज राजा की तारीफें शुरू कर दी उन्होंने, और उन्होंने इतना डिप्लोमेटिक जवाब देने शुरू किए वसीम बादामी के शो में। मैं हैरान रह गया कि एक ऐसा बॉलर जिसने दुनिया भर पर अपनी दहशत बिठाई हुई थी, वो एज अ कोच नौकरी की तलाश में कहता है मैं अगर नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा। उन्होंने कहा मिर्जा भाई, उन्होंने कहा कि 5 दफा मुझे रखा गया तो ये मेरे क्रेडिट पे बात जाती है, हालांकि उसमें से 3 दफा तो सैक किए गए हैं, तो वो तो क्रेडिट ले रहे थे कि मुझे बार बार रखा जाता है, तो मेरे अंदर बहुत एबिलिटी है। उनसे पूछते ना, एबिलिटी है कि हर एक से उन्होंने हंगामा आराई की, फड्डा किया। शाहिद आफरीदी से उनका तनाजा चला, उमर अकमल से उनका तनाजा चला, कौन कौन ऐसे कई क्रिकेटर्स से, अहमद शहजाद से वो खुश नहीं होते थे। मोहम्मद यूसुफ की मिसाल अब्दुल रज़ाक की है, मोहम्मद यूसुफ के साथ उनका, शुएब अख्तर, बड़ी लंबी लिस्ट है। हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप इसका मतलब ये है कि इन सारों में खराबी थी, वकार यूनुस जो थे उनमें कोई खराबी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वकार यूनुस जो है ना, वो थोड़े से, जो मैंने अंदाजा लगाया, थोड़े से अनापरस्त है, एरोगेंट है, थोड़ा सा स्टिफ वो नेक के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स होती है। और यही प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई। अब आप देखें ना, कितने बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। कोई उनसे पूछे कहाँ गया मूसा खान, कहाँ गया नसीम शाह, कहाँ गया उस्मान शिनवारी, ये इतने सारे बॉलर्स थे। फिर उस हसनैन आया, वो टीम में मुकम्मल जगह ही नहीं बना सका, वकार क्रेडिट लेते थे। तो वकार की भी छुट्टी तो ऑन द कार्ड थी। मेरे ख्याल में कोचेस के अपॉइंटमेंट में अब रमीज राजा ये कह रहे हैं गैर मुल्की कोच। पीटर मूज ने तो मना कर दिया क्योंकि उनको ऑलरेडी काउंटी में एक लंबा असाइनमेंट 3 साल का मिल गया है। तो अब रमीज राजा देखेंगे जरूर गैर मुल्की कोच, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो पाकिस्तानी कोचेस पर नहीं है, गैर मुल्की कोचेस की जानिब है। अच्छा, उसमें रुझान ऐसे ही देखा हमने, टेंडेंसी यही रही है कि जो लोकल कोच होता है वो समहाउ जाके नेपोटिज्म में चला जाता है, उसको अपनी मर्जी के लड़के पसंद आते हैं, जो नहीं आते उनको निकाल देते हैं। तो गोरा समहाउ एक तो बात भी अपनी मनवा लेता है वो, और फेवरेटिज्म में अगर जाता भी है तो बहुत लेटर स्टेज पे बहुत कम जाता है एज कंपेरेटिवली हमारे कोचेस के। तो आप क्या देखते हैं? एक तो हमें एक चीज़ तो ऑन द कार्ड्स नज़र आ रही है कि फॉरेन कोच होगा, वैसे क्या लगता है आपको कि ये अपॉइंटमेंट वर्ल्ड कप से पहले हो जाएगी या वर्ल्ड कप के बाद ही आप देखते हैं कि ये अभी कोई टेम्प्रेरी कोच ही लगेगा एडॉक बेसिस के ऊपर, और उसके बाद कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर कोच अपॉइंट किया जाएगा? देखिए इरफान, वर्ल्ड कप के बाद ही अपॉइंटमेंट होगा परमानेंट कोच का, और वर्ल्ड कप से कबल कह चुके रमीज राजा सकलैन मुश्ताक होंगे, और उनके साथ हेडन और फ्लेंडर जो है वो उनके साथ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपॉइंटमेंट जो भी कोच का होगा वो होगा इसके बाद, वर्ल्ड कप T20 के बाद। और फिर दूसरी चीज ये कि जब जो पाकिस्तानी कोचेज होते हैं उनका टिल्ट होता है। अब आप फेवरेटिज्म की देखें ना, इंतहा के मिसबाउल हक चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, शादाब खान को उन्होंने वाइस कैप्टन बनवाया। शादाब खान बड़े बिग बैंग के साथ आए थे 2017 में, हमने कहा बड़ा जबरदस्त लेग स्पिनर मिल गया, लेकिन फिर उनकी कारकर्दगी जवाल की तरफ गई ना। अब आप देखें वो शादाब खान नहीं, वो बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उन्हें अपनी बॉलिंग, उनकी पहली प्रायोरिटी बॉलिंग होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पर वो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुए। तो मिसबा ने भी तो फेवरेटिज्म किया ना कि शादाब खान को उन्होंने बना दिया। फिर वो इफ्तिखार अहमद तो बड़ा लंबा खिलाया। इफ्तिखार अहमद, उनको तो कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है इफ्तिखार अहमद। 2015 से खेल रहे हैं, 16 से 5 साल हो गए उनको, क्या उन्होंने तीर मार लिया। तो डोमेस्टिक लेवल पे ठीक है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली आसिफ अली की आप एग्जांपल ले लें कि आसिफ अली को मिसबाउल हक बहुत सपोर्ट करते रहे। तो अगर मुल्की कोच होगा हमारा लोकल तो वो अपनी एंगलिंग करेगा। मेरे ख्याल में गैर मुल्की कोच होगा वो इतनी एंगलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आप उसको डॉलर्स में पैसे देंगे तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और गोरा डरता है अकाउंटेबिलिटी से। हमारे वाले की अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो खबरें लीक कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मजीद ये बताइए कि सारे मामले के अंदर एक और भी न्यूज़ सामने आई कि शायद रमीज राजा ने कैप्टनसी के हवाले से भी उनकी रिजर्वेशन है। उन्होंने 2-3 मीटिंग भी एक वीक के अंदर बाबर आजम से की, और एक न्यूज़ ये भी आई कि टेस्ट के अंदर कैप्टनसी चेंज की जा रही है और रिजवान को लगाया जा रहा। मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि वर्ल्ड कप के बाद तीनों फॉर्मेट में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया तो तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान रिजवान को लगा ली जाएगा। आपको कैसे क्या लगता है? आपके माशाल्लाह बड़ी एक गहरी नज़र है,
आप कैसे देखते हैं कि क्या बाबर आजम इनको मुतमईन कर पाएंगे, क्योंकि ये भी तो उसी रजीम का पार्ट है जो पुरानी रजीम थी जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, तो आपको लगता है कि ये रह पाएंगे या मुश्किल है इनका भी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया इरफान। मुझे भी बाबर आजम की कप्तानी जो खतरे में नजर आ रही, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड करंट। जो अगर देखें हम तो उनमें बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन एज अ कैप्टन वो इम्प्रेस करने में नाकाम रहा है। और मेरे ख्याल में उसको जल्दी बना दिया गया। आप सही कह रहे हैं, पिछले रजीम ने सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। उन्होंने जो गलती की, सरफराज को कप्तानी से हटाकर, जब पाकिस्तान की टीम T20 रैंकिंग की नंबर 1 टीम थी, मुतादिद सीरीज जीत चुकी थी, और उसके बावजूद उन्होंने हटा दिया। तो मुझे लग रहा है जिस तरह से रमीज राजा का जो माइंड सेट लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कोई कैप्टन को तब्दील किया जाए। खबरें भी आ गई, लीक हो गई कि बाबर आजम को शायद हटाया जा रहा है। फिर उसके बाद रमीज, चुके वो T20 खेलने लग गए थे, हालांकि जिंदगी में वो कभी T20 नहीं खेले, वो टेस्ट मैचेस और वनडे खेले, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी एक ठहराव आ गया। लेकिन आप नोट करें कि मोहम्मद वसीम जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने दबाव डालने के लिए एक मीटिंग की इस्लामाबाद में टीम के खिलाड़ियों के साथ जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। और पहले ये खबर आई कि इंतहाई खुफिया मीटिंग है, खबर भी उन्होंने लीक की कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, उससे खुफिया भी रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की। बाबर आजम उनके साथ थे कप्तान, तो इसका मतलब ये कि बाबर आजम को भी अंदाजा हो गया है कि आने वाला वक्त शायद उनके लिए अच्छा ना हो। और वसीम ने इसलिए दबाव डाला कि वसीम को भी ये पता चल गया था कि अब उनकी चीफ सेलेक्टर की जो कुर्सी है वो हिलने वाली है। तो उन्होंने खिलाड़ियों को कहा आप अपनी मेहनत जारी रखें। हालांकि उससे पहले रमीज राजा की जानिब से ये बयान आया था, या हो सकता है कि किसी ने उनके जराये से दिया हो, कि वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीली के लिए 3 अक्टूबर तक की तारीख मांगी थी प्राइम मिनिस्टर से रमीज राजा ने। तो वसीम ने देखा, उन्होंने खिलाड़ियों को जमा कर लिया। तो पाकिस्तान में ये इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स होती रहती हैं इरफान, जिससे हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। जी, शो में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। मिर्जा साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा T20 स्क्वाड के हवाले से। जैसे परसों हमने देखा कि 3 तब्दीलियां गई, हैदर अली की इंडक्शन हुई, उसके साथ हमने देखा कि सरफराज की वापसी हो चुकी है, आजम खान की जगह पे हैदर अली, बहुत बड़ी एक उनकी देखा हमने चेंज, क्योंकि वो शाहीन के साथ अटैच कर दिए गए थे श्रीलंका के दौरे के लिए, तो हो चुकी है। और कल सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि शोएब मलिक भी आ चुके हैं शोएब मकसूद की जगह में, उनको जैसे बैक की इंजरी की वजह से रूल आउट कर दिया गया इस वर्ल्ड कप स्क्वाड से। इन 3 तब्दीलियों को और चौथी शोएब मलिक की तब्दीली को कैसे देखते हैं? और दूसरा हमारा ये था सर कि धानी और वहाब रियाज की डिबेट चल रही थी कि उनको भी बॉलिंग के अंदर एक चेंजिंग मस्ट चाहिए थी, बट वो नहीं की गई। इस हवाले से सर क्या कहते हैं आप? देखिए इरफान, सबसे पहले तो हम बात करते हैं शोएब मलिक की। आपको याद होगा रमीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे, अपने यूट्यूब चैनल पर वो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शमूलियत की मुखालफत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। और गालिबन यही वजह थी कि शोएब मलिक जो बड़े फॉर्म में थे, फिट भी थे, उनको आखिरी लम्हे तक टीम में शामिल नहीं किया गया। जब 3 तब्दीलियों का ऐलान हुआ तो हैदर अली को ले लिया गया, फखर जमान, हैदर अली और सरफराज अहमद, और जो खिलाड़ी आउट हुए खुशदिल शाह, आजम खान और उनके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। लेकिन जब शोएब मकसूद की कमर का जो MRI स्कैन हुआ और वो जो है सही नहीं आया, तो मजबूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शोएब मलिक को लेना पड़ा। इन तब्दीलियों के होने से मैं समझता हूं कि जो मिडिल ऑर्डर है आपका वो मजबूत हो गया है, मुतवाजिन लगता है मुझे मिडिल ऑर्डर। बदकिस्मत रहे शर्जील खान, हालांकि उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, वो नहीं आ सके। लेकिन फखर जमान को शायद इसलिए लेकर आए कि उनसे इनिंग्स ओपन कराएं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन, और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो शायद 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करें, तो फखर जमान जो है वो एज एन ओपनर खेलेंगे, क्योंकि वो पावर प्ले का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर, सकलैन मुश्ताक पर, कि वो फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में, अगर मिडिल ऑर्डर में उन्हें इस्तेमाल करना होता तो शोएब मलिक क्यों है। मोहम्मद हफीज अभी मुकम्मल तौर से वो क्रिकेट तो नहीं खेले, लेकिन टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, डेंगू से सेहतयाब हो गए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की, अगर आपने जो बात की चेंजेस की, तो उस चेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो तो अब बहुत हद तक बेहतर हो गई है। लेकिन जहां तक बॉलिंग की बात की, आपने कहा शाहनवाज दहानी या वहाब रियाज को किसी एक को लेना चाहिए था। मेरी जाती राय में मोहम्मद वसीम की जगह इन दोनों में से किसी एक को लेना चाहिए था। मोहम्मद वसीम जूनियर अभी नातजुर्बाकार है,
वर्ल्ड कप का प्रेशर है। अगर उनको कहते हैं वो ऑलराउंडर है तो वहाब रियाज भी उसी तरह की बैटिंग कर सकते हैं। और शाहनवाज दहानी के साथ ये लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि वो T20 में अच्छा परफॉर्म करता है, PSL का बेहतरीन बॉलर बनता है, फिर उसको आप दौरे पर जिम्बाब्वे ले जाते हैं, टेस्ट टीम में रखते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट टीम में रखते हैं। तो मेरे ख्याल में उन तमाम चीजों को अब हमें देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर, जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनके लिए भी ये लम्हे फिक्रिया है। क्योंकि आपको याद होगा इरफान, आप शायद उस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि नहीं थे, जब मोहम्मद वसीम जी मुकम्मल तौर से जो है वो डिफेंड कर रहे थे कि आजम खान पावर हिटर, कहाँ चले गए जी आजम खान, कहाँ चले गए खुशदिल शाह। तो मैं समझता हूँ बैटिंग अब बेहतर हुई है शोएब मलिक के आने से। बिल्कुल ठीक है। और शर्जील का भी हमारा मानना था कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही है उनको भी होना चाहिए था। थोड़ा सा मैं अब मजीद बात करना चाहूँगा जो T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप का अनाउंस हुआ, क्योंकि जब से अनाउंसमेंट हुई एक बड़ी लंबी डिबेट और एक क्रिटिसिज्म इस पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये लास्ट अभी की बात नहीं है, प्रीवियस 2-3 सिलेक्शन जो इन्होंने की है मोहम्मद वसीम ने, उस पर इसी तरह का क्रिटिसिज्म चल रहा है कि बड़ी लंबी डिबेट होती है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा बैटिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ। T20 के ऊपर मेरा अपना मानना यह है, मैंने मोहम्मद वसीम से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्वेश्चन किया है कि T20 के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर काम आते हैं, आपकी बड़ी एवरेज वाले प्लेयर आपको T20 के मैचेस नहीं जिताते। एक आधा प्लेयर तो चले आप समझ सकते हैं, बट आप 3-4 एक तरह के प्लेयर नहीं रख सकते। दूसरा ये कि इसमें पहले ओपनिंग से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। हमारे दोनों ओपनर जो हैं, बाबर की बात कर लें या रिजवान, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, शायद पाकिस्तानी टीम के बेस्ट बैट्समैन कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत ना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि T20 के अंदर इनका स्ट्राइक रेट शुरू में 110-15 का होता है, फिर पावर प्ले ये ज़ाया कर देते हैं मेरी नज़र में। क्योंकि तमाम बड़ी टीमें आप देखें, स्टैट्स उठा के देखें तो वो उनका जो स्कोर होता है वो समहाउ आपको लगेगा कि 70 या उससे प्लस पे जाते हैं पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर्स के अंदर। बट हमारी टीम जो है वो सब कोई 6 या 7 के स्ट्राइक रेट से करती है या मैक्सिमम 8 तक जाती है, जो कि फिर भी रीजनेबल नहीं है। और इवेंचुअल जो लास्ट टोटल हम देखते हैं वो जाके 200 प्लस की ट्राई करते हैं, हम जाके एंड करते हैं फिनिश 170 पे। क्योंकि 120 बॉलों में से 70-80 बॉल तो ये दोनों खेलते हैं। उसका एक प्रेशर दूसरे लड़कों पे भी आ जाता है जो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और मिडिल ऑर्डर पे भी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आजकल, वो इसी वजह से आ रहा है कि 90% बॉल्स तो 80% ये कंज्यूम कर चुके होते हैं। तो 15-10 बॉलें जिस जिसको मिलती हैं उसी एक ही उनके माइंड के अंदर स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हिटिंग करनी है। अब मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा जी अगर आसिफ अली और इफ्तिखार को या खुशदिल शाह को भी अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ अलाउ कर दिया जाए तो उनका मानना भी है कि हम भी इसी एवरेज के ऊपर फिनिश करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को? देखिए इरफान, जो आपने बात की जिस तरह से ओपनर्स की, बात सही है। ये दोनों मेकशिफ्ट ओपनर्स हैं। ये जब इनिशियली अपने क्रिकेट कैरियर के इब्तदाई दौर में आए थे तो ये दोनों ओपनर नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये जाते हैं, आपने सही कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, तो मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे ओपनर्स जो है, जो उनका स्ट्राइक रेट अगर इतना कम होगा, मेरी अपनी जाती राय में तो बाबर आजम को नीचे आना चाहिए, 1 डाउन पोजीशन पर आना चाहिए, ओपनिंग कराएं किसी और से, और फिर रिजवान को और नीचे आना चाहिए ताकि आपकी बैटिंग में जो है वो डेप्थ तो आए। वरना अगर ये दोनों आउट हुए, हफीज आउट हुए, आपका मिडिल ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर जाएगा। आपके पास कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। हसन अली को हम ऑलराउंडर के जुमरे में नहीं ला सकते, वो चलता है, नहीं चलता। तो मेरे ख्याल में ये सब इन कॉम्बिनेशन डिसाइड इन्हें करना चाहिए था। और आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, जेन्युइन है कि बाबर आजम और रिजवान के होते हुए जब वो खेलते हैं तो पूरे कोई 12-14 ओवर जब वो खेल जाते हैं तो फिर लाजिमी बात है बकिया के लिए कुछ नहीं रहता। तो ये सोचना चाहिए चीफ सेलेक्टर को। जैसे धानी की बात की, PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर था, हम सबका मानना था कि उसकी सिलेक्शन बनती है और हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली उसको T20 में रखा ही नहीं गया, टेस्ट के स्क्वाड में डाल दिया गया, फिर टेस्ट में भी उसको खिलाया नहीं गया। अब जब प्रेशर बिल्ड हुआ, स्नैन की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। इवन हारिस रऊफ की मैं बात करना चाहूँगा, वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रन डोमेस्टिक T20 में भी बहुत खा रहे हैं। उनको हिटिंग जब होना शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा रन उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा उन पर भी है। इवन हमने देखा एक मैच में शाहीन शाह को भी बहुत रन हुए और हसन अली को भी काफ़ी स्कोर हो रहे हैं। तो अगर हमारे जो 2 मेन पेसर हैं हसन अली और शाहीन, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी बहुत कोई अप टू स्टैंडर्ड नहीं हम बात कर सकते। ये डिपेंड करता है इन पर कि ये किसको खिलाना चाहते हैं। अब लाइकिंग किसकी है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर के लिए लाइकिंग है चीफ सेलेक्टर की हारिस रऊफ के लिए। आपने सही कहा, आपके चारों फास्ट बॉलर जो हैं जो सिलेक्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए, वो नेशनल T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। लोकल बैट्समैनों के खिलाफ तो जब इंटरनेशनल
टेस्ट क्रिकेट का प्रेस, जब वो वहां मैदान में आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और वहां की पिचेस इस तरह की नहीं है कि फास्ट बॉलर, फिर तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला फास्ट बॉलर जो दिमाग से गेंद करता हो, जो स्लोअर वन करता हो, जो शॉट करता हो, बहुत सारी चीजें कर सकता हो, उसको होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, लेकिन अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अब आज देखें ना कि अब सिर्फ 6-7 दिन रह गए हैं इरफान, और उसमें आपको हतमी टीम फाइनल करनी है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन आपकी बात सही है, बॉलिंग आपकी कमजोर। अगर आप देखें, शादाब खास तरह की बॉलिंग नहीं कर इनिशियल डेज में किया करते थे। उनके अलावा मोहम्मद नवाज एक बेहतर है स्पिनर जो कि बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा इन्होंने इमाद वसीम को रखा है। इमाद वसीम तेज बॉलिंग करते हैं, वो स्पिनर्स के जुमरे में नहीं आते, वो शुरू में नया गेंद कर लेते हैं। मैं इसी लास्ट क्वेश्चन आपसे ये इसी ऑलराउंडर के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अब हमारे पास, क्योंकि जैसे हमने देखा काफ़ी टाइम से उस्मान कादर को कैरी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद जब नहीं परफॉर्म करेगा शादाब तो ये रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, बट उनको प्रेफरेंस दे दी गई शादाब को एक दफ़ा फिर। शादाब ने हमने देखा बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट बॉलिंग में कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस अगेन नेशनल T20 में भी कोई खास नहीं है और इंटरनेशनल सर्किट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, जो कॉम्बिनेशन 3 में से 2 खेलेंगे, 3 तो शायद मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी टीम खिला सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज एक वाइड स्पिनर मुझे नज़र आ रहा है पूरी टीम के अंदर, जो प्रॉपर स्पिनर है। शादाब से बॉल नहीं हो रही, और जो इमाद की बात करें तो वो तो इनिशली के 2-3 ओवर करता है, उसका रोल ही डिफरेंट है। अगर वो करेगा भी तो इनिशियल ओवर करेगा, बाद में उसको बहुत हिटिंग होती है। और फिर आप क्या देखते हैं कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है और किन को खिलाना चाहिए? देखिए, अब तो यही टीम है। अगर उस्मान कादिर आ जाता है किसी की जगह तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन टीम यही है। आप देखें, भारत ने 5 स्पिनर्स अपने शामिल किए इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। रविचंद्रन अश्विन कुछ अरसा टीम से बाहर थे, उनको वापस लेकर आए, और उन्हें पता है वहां की किस तरह की होंगी। हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक इतना इंप्रेसिव नहीं है। अगर नवाज को खुदा न खास्ता लगना शुरू हुई, क्योंकि वो फ्लाइट भी देते हैं, तो फिर आपके स्पिन बॉलिंग का शोभा कहां जाएगा? मेरे ख्याल में ये 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, या फिर ये कि हफीज से भी ऑफ स्पिन करा लेंगे। अब वो डेंगू से सेहतियाब होकर दोबारा क्रिकेट में आते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं इरफान, दुआ करें, और दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। दवा इनको खुद करनी है, खुद परफॉर्म करना है, जब भी पाकिस्तान अच्छा करेगा। वरना अब T20 की देखने, पाकिस्तान पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, भारत से हार गया। दूसरा T20 जीता 2009 में, 2010 में सेमीफाइनल में पहुंचा, 2012 में सेमीफाइनल में पहुंचा, 14 और 16 में तिरछी नहीं रही कारकर्दगी। तो मुझे लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अगर अभी भी इन्होंने अक्ल के नाखून नहीं लिए तो फिर पाकिस्तान की टीम का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे गुफ्तगू हमेशा बड़ी फ्रूटफुल होती है, और हम भी दुआ और उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप जीत के लाए। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक विद न्यू गेस्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।